साथियों नमस्कार। आज हम इंटरमीडिएट 2023 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है बिहार बोर्ड की ध्यान देंगे। इस बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया 2023 के लिए, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बताते चलें कि ये एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है, इसलिए ये सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको भी आप याद रखेंगे कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती के लिए हो या अन्य किसी रेलवे या अग्निवीर या और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें बताते चलें कि इसमें कुल 70 प्रश्न दिए गए हैं और व्याख्या करके लगभग इसमें 120 प्लस प्रश्न होने वाले हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इसको जरूर आप लोग देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक विशेष सूचना बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं उनको बताते चलें कि इससे पहले हमने 7 मॉडल पेपर भूगोल के जारी किए हैं। यदि आप उनको देखेंगे तो उम्मीद है कि उसमें से आपके एक भी प्रश्न इसमें से बाकी नहीं रहने वाले हैं। तो इसलिए जो पहले के भी मॉडल पेपर मैंने 7 प्लस जो मॉडल पेपर जारी किया, हालांकि उसको मैं 10 तक ले जाऊंगा, तो 10 मॉडल पेपर यदि आप देख लेंगे तो मैं पूरी गारंटी कर रहा हूं कि एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डावर पत्तन है। तो डावर क्या है? एक बंदरगाह है, ठीक है ना। पत्तन को हम बंदरगाह भी कहते हैं। देखिए ध्यान देंगे, बोर्ड के मूड के ऊपर है कि वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। कभी कभी इसको पोर्ट भी कह देगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देंगे कि डावर पोर्ट या डावर पत्तन या डावर बंदरगाह तीनों शब्द एक ही है। और यह क्या है? एक सवारी बंदरगाह है। ये कहाँ है? ये इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड का यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो लोग हैं इस पर से उस पर जाते हैं। यह एक फेरी बंदरगाह भी है, फेरी। आइए इसको बारे में थोड़ा देखते हैं, इसका लोकेशन। यदि आपको इंग्लैंड का नक्शा यदि याद हो तो देखेंगे ये इंग्लैंड का ये नक्शा है। ये इधर जो है ये यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है ये, और यहीं पर ये डावर बीच जो है, डावर पोर्ट जो है वो उपलब्ध है। तो इसको आप याद रखेंगे। बीच में इंग्लिश चैनल है। कई बार ये भी पूछता है कि इंग्लिश चैनल कहाँ है, तो ये ब्रिटेन और फ्रांस के दोनों के बीच में। इस साइड में कौन सा देश है? इस साइड फ्रांस है और यहाँ पर इंग्लैंड या ब्रिटेन है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बीच में ये डावर पत्तन जो है। आइए जरा दूसरे लोकेशन, दूसरे ऑप्शन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये तेल पोर्ट। तेल पोर्ट, तेल पत्तन का मतलब होता है जो आप बंदरगाह जहाँ पर कहीं से बाहर से तेल हम मंगाते हैं, कच्चे पेट्रोलियम को मंगाते हैं और उसके पीछे रिफाइनरी लगी होती है, उस रिफाइनरी में उसको हम साफ भी करते हैं। तो आइए कुछ भारत के तेल पत्तनों के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखेंगे यहाँ पर विशाखापत्तनम, ठीक है ना। विशाखापत्तनम जो ऑयल पोर्ट है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। भरूच ऑयल पोर्ट जो है वो गुजरात में है। जामनगर भी गुजरात में है, ठीक है। कांडला भी जो है वो गुजरात में। ये सब तेल पत्तन के नाम हम बता रहे हैं आपको। यूरान ऑयल जेट्टी जो है ये भी गुजरात में है, ठीक है ना। तो गुजरात जो है वो पेट्रोकेमिकल के लिए बहुत फेमस होता है। तो कई बार ये भी पूछता है कि पेट्रोकेमिकल का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो वो गुजरात है। और गुजरात में जामनगर जो ये है इसको ज़्यादा पेट्रो रसायन के लिए विकसित किया गया है। अगला देखते हैं, कर्नाटक में जो है मैंगलोर पोर्ट है, ठीक है, कर्नाटक में। और कोची में केरल, ठीक है ना। ये केएन हो गया कर्नाटका और ये केआर जो हो गया वो केरला हो गया। कोची जो है, और मुंबई आप जानते ही हैं महाराष्ट्र है, जो कि राजधानी भी है और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। यदि देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है वो मुंबई। मुंबई ऑयल पोर्ट ये भी देखिए, यहाँ पे 2 पत्तन हो गए, एक नावा सेवा और एक मुंबई पत्तन होता है। दूसरा चिदम्बरम, ये जो ऑयल जेट्टी है ये भी, ये क्या है? तमिलनाडु में है। इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। एक सबसे कंफ्यूजन वाला देखेंगे और एक बहुत अच्छा चीज़ ये है, मनाली। मनाली नाम लेने पर लगता है कि शिमला मनाली हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, लेकिन मनाली जो है ये तमिलनाडु में। मनाली चेन्नई ऑयल पोर्ट जो है ये तमिलनाडु में है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं तो नेवल पोर्ट के बारे में। ये इंग्लिश इसका वर्जन लिखा हुआ है, डोवर पोर्ट, ठीक है ना। नेवी माने नौसेना के जो हमारे देश में जो पत्तन है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर नौसेना के हवाई अड्डा बेस बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में मुंबई हो गया, उसके नीचे उतरेंगे तो मर्मू गोवा में, ठीक है। उसके नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर कोच्चि है कर्नाटक में। इसके बाद इधर विशाखापट्टनम है जो कि बहुत बड़ा बेस है, और इधर जो है वो चिल्का, इसमें उड़ीसा में चिल्का जो स्थान है वहाँ पर भी नौसेना का बेड़ा है। तो याद रखें, नेवल पोर्ट मतलब नौसेना से संबंधित सारे वो हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि इसमें से कौन सा धार्मिक नगर नहीं है। ध्यान देंगे कि ये मक्का जो है, मक्का मदीना, ठीक है ना, आप लोग नाम सुने भी होंगे। ये मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले, उन लोगों के लिए ये पवित्र जो होता है धार्मिक स्थल है, और जो कि सऊदी अरब में है। कहाँ है? सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है वो, इसकी राजधानी जो है वो रियाद है, इसको याद रखेंगे। वाराणसी जो हिंदुओं का प्रसिद्ध जो प्राचीन नगर है, इसको भी आप याद रखेंगे। यह सांस्कृतिक नगर भी है और धार्मिक नगर भी है। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ, ठीक है ना, बाबा विश्वनाथ का वो है, और गंगा मैया जो है, इसके गंगा नदी के किनारे ये स्थित शहर है, तो इसको आप याद रखेंगे। जगन्नाथपुरी जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है ना। ये तो तीनों जो हो गए, और भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसिद्ध हैं। तीनों जो हैं वो धार्मिक नगर हैं, मक्का मदीना, वाराणसी और जगन्नाथपुरी। इसमें जो वो है सही ऑप्शन क्या होगा? मुंबई जो धार्मिक नगर नहीं है। देखिए क्वेश्चन निगेटिव में पूछा है, इसको याद रखेंगे। तो मुंबई कैसा नगर है? तो वो है औद्योगिक नगर भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, या इसको व्यापारिक नगर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आयात निर्यात का भी कार्य जो है वो होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का विशालतम धार्मिक समूह है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग इसको आंकड़ों के हिसाब से देखते हैं। हम जानते हैं कि भारत जो है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में वो है हिंदू है, तो इन सबसे ज़्यादा प्रतिशत इनका हिंदू का है। तो आइए देखते हैं कितना प्रतिशत कौन है। तो भारत में जो है वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख, ये याद रखेंगे। सिख ईसाई वैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर भूगोल के हिसाब से ईसाई और सिख, तब जाके ये क्रम जो होगा वो होगा। इसमें लगभग जो है 79.8% जो हिंदू हैं, लगभग 80%, इसको याद रखेंगे। 14.323% मतलब लगभग 14.5% यदि आप देखा जाए तो, वैसे तो ये आंकड़ा ही याद रखेंगे, ठीक है ना। 14.23% जो है वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, और तीसरे स्थान पर जो रिलीजन है वो है 2.30% जो है वो ईसाई, क्रिश्चियन मतलब होता है ईसाई, ठीक है ना, ईसाई धर्म को मानने वाले। और जो सिख धर्म जो है वो केवल, जो कि सिख धर्म का जमावड़ा कहाँ है? तो पंजाब और हरियाणा में मिलता है। ध्यान देंगे, इसको भी आप याद रखेंगे। और एक बात और कभी कभी पूछ देता है डिटेल, कि इसमें से कौन सा धर्म जो है वो ज़्यादा वो है, अधिक जिसकी ग्रोथ रेट रही, तो इसको आप याद रखेंगे। लगभग जो 25% के आसपास जो है वो जो वृद्धि दर रही वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की रही, तो इसको आप याद रखेंगे इस आंकड़े को। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई। तो ध्यान देंगे, जनगणना का कार्य जो है वो प्रति 10 वर्ष पर किया जाता है। जब 10 वर्ष होते हैं तो प्रति 10 वर्षों पर किया जाता है, 10 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है। तो सबसे पहली जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। ये इस समय जो भारत के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड मेयो थे, याद रखेंगे। और इन्हीं के समय में जो पहली जनगणना प्रारंभ हुई। पूछता है यदि एक इसमें शब्द टेक्निकली जोड़ता है, नियमित जनगणना पूछ देगा यदि, या क्रमिक जनगणना, तो इसमें आप याद रखेंगे कि 1881 से हुई, और वो जो हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। इसको भी थोड़ा सा आप याद रखें, लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में, तो इसको याद रखेंगे। और इस समय जो 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण ये टल चुकी है। 2023 में उम्मीद है कि ये शुरू होगी, तो इसको भी याद रखेंगे कि 2021 में जो है वो, ये जो 2011 की जो जनगणना थी, ध्यान देंगे 2011 के बारे में थोड़ा सा बता दें। 2011 की जनगणना थी ये 15वें नंबर की थी। 2021 वाली जो जनगणना होगी वो 16वें नंबर की थी। 2011 की जो जनगणना के जो मुख्य जो जनगणना आयुक्त थे उनका नाम था सी चंद्रमौली, इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जो राज्य है उसमें से यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो आपको बताते चलें कि इसमें सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में है, सबसे अधिक जो पॉपुलेटेड है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो है 1028 जो है वो पश्चिम बंगाल का है, तो इसको आप याद रखेंगे। यदि पूछता है, यदि इसमें
यदि कोई राज्य दे देता है तो यदि यहाँ पर दिल्ली ऑप्शन रहेगा तो ध्यान देंगे दिल्ली जो है सबसे यदि केंद्र शासित प्रदेशों, एक नज़र हम डालते हैं ये जनसंख्या घनत्व पे, ठीक है। तो ये सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व यदि कहा जाए, देखिए यदि इसमें दिल्ली ऑप्शन रहेगा तो दिल्ली ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 11,320 है। यदि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए, राज्य केंद्र शासित प्रदेश यदि सम्मिलित रहेगा तो उसमें दिल्ली होगा। दूसरे स्थान पर ध्यान देंगे यदि केंद्र शासित प्रदेश सहित बात किया जाए तो दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। तीसरे स्थान पर है पुदुचेरी, ये याद रखेंगे, 1 2 तीसरे स्थान पे। चौथे स्थान पे है दमन दीव। ये भूगोल के जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 5वें नंबर पे है जो वो है लक्षद्वीप, ठीक है। तो इसको आप क्रम याद रखेंगे। यदि सभी राज्यों सहित बात कर रहा है तब ये सारे केंद्र शासित प्रदेश अभी हम 5 देखें और पांचों का क्रम, और छठे क्रम से यदि बात किया जाए तो छठे क्रम मतलब ये यहाँ पर 5 इससे पहले सबसे पहले जो 5 जो है वो क्रम से केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं। यदि राज्यों की बात की जाए राज्यों में तो सबसे अधिक जो है वो 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बिहार है। दूसरे स्थान पे बंगाल है। एक प्रश्न और, ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये बिहार होगा। यदि 2001 की जनगणना के अनुसार पूछता है तो ये पश्चिम बंगाल होगा, क्योंकि उस समय पश्चिम बंगाल में ये पश्चिम बंगाल जो है अधिक वो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। यदि 2001 के अनुसार पूछेगा अधिक जनसंख्या घनत्व तो पश्चिम बंगाल उत्तर होगा, 2011 के अनुसार पूछेगा तो बिहार होगा। वैसे ज़्यादा चांस ये नया 2011 वाले ही के अनुसार पूछने लायक है। और तीसरे स्थान पे जो है वो यदि राज्यों में बात की जाए तो तीसरे स्थान पर जो है वो केरला है। चौथे स्थान पर जो है वो उत्तर प्रदेश है। और 5वें स्थान पर पुनः फिर एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दादरा नगर हवेली जो है वो 5वें स्थान पे हो जाएगा, 6ठे स्थान पे हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा जो लोग समझ पा रहे हैं इसको नोट कर लेंगे। आगे है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शहरों में कौन नवीन पुष्प, ठीक है ना, न्यू फ्लावर सिटी, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। तो न्यू फ्लावर इसका सही उत्तर जो होगा वो अदीस अबाबा। अदीस अबाबा कहाँ है तो ये अफ्रीका है, और अफ्रीका के इधर जो है वो यहाँ पे जो है वो अदीस अबाबा, यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है इथियोपिया और उसी की राजधानी जो है वो अदीस अबाबा है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें क्यों कहा जाता है तो इसको जान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना जो इथियोपिया का जो पठार अदीस अबाबा का जो पठार है वहाँ पर अधिक मात्रा में मतलब पेड़ पौधे और फूल लगाए गए हैं, तो इसको न्यू फ्लावर सिटी के नाम से भी इसको जाना जा रहा है, ध्यान देंगे। चलिए अन्य ऑप्शन पे थोड़ा चर्चा किया जाए तो पर्थ जो है वो ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर पश्चिम में जो वो है जो शहर है उसको हम पर्थ कहते हैं। ध्यान देंगे ऑस्ट्रेलिया जो है कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा हिस्सा इसका जो ज़्यादा घना बसा है, तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा जो है वो ज़्यादा घना बसा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ये है पर्थ। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा बताते चलिए, ये सिडनी हो गया और ये हो गया इसका मेलबोर्न, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया के इधर जो है पूरब में यहाँ पर है वो ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि मूंगे से बनी हुई है, प्रवाल भित्ति से बनी हुई सबसे बड़ी रीफ है। और यहाँ पर जो है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया के इस पूरे हिस्से में। यदि बता दें भौगोलिक अध्ययन की दृष्टि से भारत ऑस्ट्रेलिया को जो है 5 भागों में बांटा गया है, ये देख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी इसका भी लोकेशन थोड़ा सा याद रखेंगे। और सबसे अधिक घना बसा हुआ ये वाला जो हिस्सा है इसका दक्षिण पूर्वी एरिया मतलब साउथ वेल्स जो है वो। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो यहीं पर है, कैनबरा, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की ये नवीनतम राजधानी है वो है कैनबरा, ये न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है, इसको याद रखेंगे। और ये मेलबोर्न क्या है, ऑस्ट्रेलिया की प्राचीन राजधानी है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये पर्थ जिसके बारे में दिया था ये पश्चिम में स्थित है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आगे है तो इसमें जो नवीनतम पुष्प इसका सही उत्तर हो जाएगा अदीस अबाबा। लंदन जो है वो ब्रिटेन की राजधानी है, याद रखेंगे। और ये जो है वो फ्रांस की राजधानी है, इसको भी याद रखेंगे। पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि पैट्रिक गेडिस का संबंध है, तो बताते चलें कि पैट्रिक गेडिस जो है वो नगरीय भूगोल में मुख्य रूप से इनका नाम आता है और ये नगर योजना के पिता भी कहे जाते हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ टाउन प्लानिंग, ठीक है ना, नगर योजना के पिता के नाम से भी इनको जानते हैं। इन्होंने नगर की कोन्युर्बेशन की संकल्पना दी थी। अब कोन्युर्बेशन क्या है, थोड़ा सा इसको हम नक्शे से समझते हैं।
जैसे आपको बता दें कि जैसे दिल्ली जो राजधानी क्षेत्र था, ठीक है ना, सबसे पहले दिल्ली में वो लोगों का जमाव शुरू हुआ, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो नोएडा था और इधर जो पानीपत था हरियाणा में, ये सब क्या हुआ कि तो अगला प्रश्न है कि 7वां कि पैट्रिक गेडिस का संबंध किससे है, तो बताते चलें। पैट्रिक गेडिस जो थे वो सन्नगर की संकल्पना से संबंधित हैं और इनको फादर ऑफ टाउन प्लानिंग भी कहा जाता है। टाउन में होता है कस्बा या नगर, है ना, भूगोल की भाषा में टाउन प्लानिंग, ये याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये कि नगर योजना के ये पिता भी कहे जाते हैं, योजना के पिता। तो इसका संबंध जो है, अब एक प्रश्न ये भी पूछ देता है कि सन्नगर से आप क्या समझते हैं, कोन्यूर्बेशन क्या है। तो कोन्यूर्बेशन बताते चले, जैसे कोई एक मुख्य नगर होता है और उसके किनारे किनारे जो होते हैं छोटे छोटे जो है कस्बे विकसित होते हैं। एक समय आता है कि ये जो कस्बा जो फैल के इन सभी को अपने में समाहित कर लेता है। जैसा कि इसका उदाहरण नोएडा है। जैसे नोएडा के आसपास जो गाजियाबाद और हरियाणा के कुछ पानीपत वाले जो क्षेत्र थे, अब धीरे धीरे वो बढ़ के क्या हो गए हैं, अब एक एनसीआर रीजन बन गया है, एनसीआर, ठीक है ना। तो इस तरह से जब कोई नगर के आसपास का जो क्षेत्र धीरे धीरे नगरों के बीच में समाहित हो जाता है, फिर तो वैसे क्षेत्रों को हम जो आसपास वाले क्षेत्र होते हैं जो कि बड़े नगरों में मिल जाते हैं, उनको हम कोन्यूर्बेशन या सन्नगर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन पे थोड़ा बात करते हैं, मेगालोपोलिस क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्नगर। मेगालोपोलिस क्या है, इसको हम मेगा रीजन भी कहते हैं, ठीक है ना, मेगा रीजन। जैसे हम आपको बताए थे सन्नगर, इसमें अंतर यह है कि सन्नगर क्या होता है कि एक नगरीय क्षेत्र होता है और उसके आसपास के क्षेत्र धीरे धीरे जो कस्बा टाइप के होते हैं अविकसित होते हैं और फिर धीरे धीरे विकसित होकर इसी क्षेत्र में समाहित हो जाते हैं, तो इसको हम सन्नगर कहते हैं। लेकिन मेगालोपोलिस क्या है, ये 1960 के दशक में अमेरिका में, जैसे अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है उस हिस्से में क्या हो रहा था कि जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ रहा था। आप लोग अमेरिका का नाम जो सुने होंगे, तो बड़ी बड़ी इमारतें, गगनचुंबी जो न्यूयॉर्क के आसपास की इमारतें हैं, तो ये बहुत बड़े विशाल महानगरीय क्षेत्र को दिखाने के लिए ये महानगर होता क्या, अब इसमें दोनों में अंतर क्या होगा कि जैसे एक नगर है और उसके आसपास अन्य बड़े बड़े वो भी नगर हैं और सब मिलके क्या करते हैं, एक मेगा रीजन, मेगा मतलब होता है बृहद और बड़े क्षेत्र का प्रदर्शन करते हैं, तो इसे मेगालोपोलिस कहते हैं। इसकी ये भी आपके सिलेबस में इसको भी पूछ देता है कि इसकी संकल्पना किसने दी थी, तो याद रखेंगे जीन गॉटमैन ने दी थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाना, ठीक है। तो प्रवास करती है अब जो स्त्रियों की, तो हमारे यहाँ क्या है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, मतलब यहाँ पिता की सत्ता होती है ना, और जो माताएं या बहनें जो हैं इनको माइग्रेट करना पड़ता है विवाह के बाद। तो इसका जो सबसे बड़ा जो वो है सामाजिक कारण है, प्रवास का सामाजिक कारण में आप लिखेंगे कि स्त्री प्रवास का सबसे मुख्य कारण क्या है, विवाह है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी साक्षरता दर क्या होती है कि 100 लोग में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उनको क्या कहते हैं कि हम साक्षरता दर प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो भारत, यदि संपूर्ण भारत की बात की जाए तो संपूर्ण भारत में 74% जो लोग हैं वो साक्षर हैं। मतलब आज भी भारत की यदि पूरी जनसंख्या की बात की जाए तो 26 लोग जो हैं वो अभी भी निरक्षर हैं, ठीक है। तो सब लोग जानते हैं कि साक्षरता दर के मामले की बात हो या लिंगानुपात की बात हो, उन दोनों ही ऑप्शन में केरल जो होता है सर्वाधिक। अन्य ऑप्शन की बात की जाए तो केरल के आसपास वाले जो राज्य हैं उनकी भी साक्षरता दर जो है वो उच्च है। चलिए इसमें एक ऑप्शन दिया राजस्थान में बात किया जाए तो राजस्थान में जैसे पूछेगा सबसे कम, ये सर्वाधिक था, सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम हो गया बिहार का, है ना। और बिहार का जो साक्षरता दर है वो 61.33% है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ का जो है केरल का जो औसत साक्षरता दर है वो है 93.9%, लगभग 94 के आसपास, ये थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। और बिहार का ये उच्चतम और न्यूनतम कभी कभी आंकड़ों में पूछ देता है, इसको याद रखेंगे। साथ में कभी कभी ये पूछ देता है कि किस स्थान की महिला साक्षरता दर, ठीक है ना। तो महिला के मामले में जब होगा तो उसमें राजस्थान जो होगा वो सही उत्तर होगा।
महिला साक्षरता दर, ठीक है ना, पुरुष और महिला को मिलाकर औसत निकालते हैं उनको, और ये महिला साक्षरता देखा जाए तो यहाँ पर केवल 52.7% है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छावनी नगर है? छावनी नगर का मतलब होता है जहाँ पर सेना जो है वो अपनी टुकड़ी को रखती है, यहाँ पर सैनिक जो है वो रहते हैं, तो उसको हम छावनी नगर कहते हैं। ध्यान देंगे सभी ऑप्शन पर थोड़ा सा बात हो जाए। झरिया जो है वो क्या है? यहाँ पर कोयले का खदान होता है, झारखंड में है, तो यहाँ पर कोल माइन होने के कारण ये क्या है? खनन नगर है। नगरों के भी वर्गीकरण जो क्रियाओं के आधार पर है, जैसे खनन नगर, औद्योगिक नगर, शैक्षिक नगर और पर्यटन नगर, इस तरह का भी आपको पढ़ना है। तो ये क्या है? खनन नगर हो गया झरिया, ये भी जो है झारखंड में है। और यहाँ पे क्या है? ये औद्योगिक नगर है, क्योंकि यहाँ पर टाटा टिस्को की स्थापना हुई है 1907 में, इसको भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। और ये क्या है? मुंबई भी जो है वो औद्योगिक नगरी है, ठीक है। और तो ये 3 ऑप्शन जो है वो तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा वो अम्बाला कैंट। नाम सुने होंगे, अम्बाला जो है कि पंजाब में पड़ता है, ठीक है ना। अम्बाला कैंट भी है, स्टेशन भी है। अगला अब निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नगर है? देखिए वही नगरों के वर्गीकरण में आ ही गया, तो बता दें अलीगढ़, यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में, इसको आप याद रखेंगे, तो ये भी शैक्षिक नगर हो गया। पिलानी यहाँ पर राजस्थान में है, ये बिट्स पिलानी करके, यहाँ पर भी एक शैक्षिक संस्थान है, तो ये पिलानी भी वो शैक्षिक नगर हो गया। रुड़की में IIT है ना, रुड़की में IIT है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो शैक्षिक नगर हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप यदि अंत तक देखेंगे तो बहुत ही इसमें सूचनाओं का भंडार भरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी का संबंधित है। ध्यान देंगे तो लाइब्रेरी का जो है वो एक प्रकार की काफी है, ठीक है। बताते चलें काफी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। भारत में 2 प्रकार की काफी उगाई जाती है, वो अरेबिका और रोबस्टा, यही 2 काफी के कई प्रकार हैं, तो उसमें से ये 2 कॉफी जो है वो भारत में उगाई जाती है। ये पूछ देता है कभी कभी कि कौन सी कॉफी जो है कौन सी प्रजाति उगाई जाती है, तो अरेबिका और रोबस्टा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए बोर्ड वाला प्रश्न मॉडल पेपर जारी किया है, लेकिन सीधे सीधे वो प्रश्न पूछ के कुछ बदलाव करेगा। भारत में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक जो राज्य है वो कर्नाटक है। अन्य राज्यों की बात करें तो केरल और तमिलनाडु भी कॉफी का उत्पादन करते हैं, तो ये इसको थोड़ा याद रखिएगा। और ये लाइबेरिका क्या है? एक प्रकार की कॉफी है। ये पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है, उसका नाम है लाइबेरिया। पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, उसका नाम है लाइबेरिया, और उसी के नाम से संबंधित लाइबेरिका हुआ है। और लाइबेरिका की राजधानी मनोरोबिया है, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो ये काफी है। आते हैं अगले ऑप्शन पे। चाय की बात कर ली जाए तो चाय के उत्पादन में सबसे अधिक जो है चीन में चाय उगाई जाती है, और दूसरे स्थान पे जो है वो भारत है। ध्यान देंगे यदि उत्पादन की बात की जाएगी तो भारत दूसरे स्थान पे है, यदि निर्यात की बात की जाएगी तो भारत चौथे स्थान पे है, ये भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। और सबसे अधिक निर्यातक जो सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वो हमारा पड़ोसी देश जो है वो श्रीलंका है, सबसे अधिक चाय का निर्यात करता है, मतलब बाहर बेचता है ना। क्यों? इसमें यदि गन्ना में आता है तो गन्ना में जो है वो भारत, देखिए भारत जो है वो गन्ना में और दूध में विश्व में प्रथम स्थान रखता है भारत। लेकिन क्या है कि यहाँ की जनसंख्या जो है वो अधिक है, इसलिए यहाँ पे हम जो उत्पादन करते हैं उसको हम ज़्यादा उपभोग भी कर जाते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले भारत जो है वो चाय में प्रथम स्थान रखता था, लेकिन इस समय लेटेस्ट आंकड़ा ये बता रहा है कि ये दूसरे स्थान पे चला गया, इसको याद रखेंगे। जूट वगैरह के बारे में थोड़ा सा बात करें तो जूट क्या होता है? एक रेशेदार फसल है। कभी कभी पूछता है कि रेशेदार फसल बताइए, तो जूट क्या है? रेशेदार फसल है और नकदी फसल भी है, इसको ले जाकर तुरंत बेचा जा सकता है। तो जूट रेशेदार और नकदी फसल है, और ये पश्चिम बंगाल जो है वो भारत में सबसे बड़ा जो जूट का उत्पादक राज्य है, तो इसको भी याद रखेंगे, इस तरह प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सोयाबीन उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो बताते चलें सोयाबीन में जो है वो मध्य प्रदेश, सोयाबीन हो या दाल हो, इन दोनों में मध्य प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो गन्ना और गेहूं में उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। और बिहार की बात की जाए तो बिहार तीसरे स्थान पे है चावल में। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को भी याद रखेंगे। अगला है कि कहवा उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका तो मैं अभी उत्तर आपको दे चुका हूँ। कहवा में क्या हो गया? कर्नाटक सबसे स्थान पे, और चाय जो है वो असम प्रथम स्थान पे है चाय।
इसकी बात करते चले जाए तो गोवा जो है वो 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ और 1987 में है ये एक पूर्ण राज्य जो है वो बना था। इसको याद रखेंगे। अगला जो है ये इसमें नई न्यूज ये है कि जैसे पूछ देता है कि उत्तराखंड का क्या है, तो उत्तराखंड बता दें। उत्तराखंड की भी 2 राजधानी हो गई, जिसको एक आप जानते होंगे देहरादून, ठीक है ना, ये हो गया आपका, और दूसरा हो गया गैरसैंण। ये बहुत कम लोगों को पता है, तो इसको भी आप थोड़ा सा जानते चलेंगे। गैरसैंण क्या है? ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ठीक है ना। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन से तात्पर्य है कि जैसे जब ठंडे का मौसम आता है तो देहरादून जो है वो थोड़ा सा गर्म है, तो यहाँ पे लोग, और गैरसैंण जो है पूरा फुल रूप से पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे गर्मियों में ये लोग गैरसैंण में अपना कार्य करते हैं, और देहरादून में वो है शीतकाल में, है ना। तो इस थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इस तरह कई ऐसे राज्य हैं जिनकी 2-2 राजधानी है। जैसे अभी लद्दाख बना है, लद्दाख, तो लद्दाख की भी 2 राजधानी हो गई है। एक हो गई है लेह, ठीक है, और दूसरी हो गई है कारगिल। कारगिल क्या है? कारगिल ठंडा स्थान है, तो ये क्या है यहाँ पर गर्मियों के मौसम में, ठीक है ना। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गया, और लेह क्या हो गया? ये शीतकालीन राजधानी हो गया। तो इस तरह से इसको भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। एक राज्य और है जम्मू और कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर को बताते चलें। जम्मू उसकी एक राजधानी है। जम्मू कब की राजधानी है? तो ये हो गया शीतकाल की राजधानी हो गया, ठीक है ना। और श्रीनगर क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गया। तो इस तरह से 2-2 राजधानियों को बनाया गया उनकी मौसम ऋतुओं के हिसाब से। देखिए अगला प्रश्न आ भी चुका है, इसको मैं बता चुका हूँ, तो इसलिए आप लोग इसका उत्तर डी जो है वो असम को लगा लेंगे। चाय में अग्रणी जो उत्पादक राज्य है वो है असम। अगला प्रश्न कि अमन तथा बोरो संबंधित है, तो बताते चलें कि अमन और जो बोरो है ये चावल की खेती है। अमन एक और इसमें वैरायटी होती है, अमन, औस और बोरो, ये क्या है? चावल की वैरायटी है। तो पश्चिम बंगाल से नीचे जितने भी राज्य हैं, जैसे बताते चलें कि ये जो दक्षिण भारत का जो राज्य है, इनके नीचे ये जो दक्षिण भारत में ये जो राज्य है, यहाँ से लेके ऐसे इन राज्यों में क्या होता है? चावल और चावल और चावल, मतलब एक साल में 2 से 3 फसलें यहाँ पर काटी जाती हैं। माने यहाँ पर गेहूं की कभी बुआई होती ही नहीं है। इसको थोड़ा आप याद रखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये जानकारी आपको मालूम थी कि नहीं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, या इसको पर्यावरण संरक्षण भी पूछ देता है, संरक्षण, तो ये दोनों ध्यान देंगे, ये बात एक ही है ना। और ये 1986 में 19 नवंबर 1986 को नवंबर 1986 को नवंबर, ठीक है, 1986 को ये लागू हुआ था। और पूछा के और विश्व स्तर, तो ये इसका सही उत्तर जो होगा 1986 होगा। क्योंकि पूछ देता है कि विश्व स्तर पर जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन सा पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया, तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हो गया, ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो में किया गया था। तो इसको याद रखेंगे, ब्राजील में, जेनेरो में। और ये प्रथम पृथ्वी दिवस था, ठीक है। तो 22 अप्रैल 1992 को ये हुआ था, इसीलिए 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस भी मनाते हैं। इसको भी थोड़ा सा आप याद रखें, 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से मैग्नीज क्या होती है? मैग्नीज एक धातु होती है, स्टील बनाने में लोहे के साथ मिला के इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैग्नीज का ये उपयोग है। और मैग्नीज का उत्पादक जो है सबसे अधिक जो है वो ये उड़ीसा में होता है, ठीक है, उड़ीसा में होता है। और इसको याद रखेंगे। विश्व में भारत का दूसरा जो मैग्नीज उत्पादन में दूसरा स्थान है, ठीक है ना, भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर क्या है? दक्षिण अफ्रीका है मैग्नीज का उत्पादन में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? काकरापाड़ जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। काकरापाड़ जो है वो गुजरात में है। राजस्थान जो है, राजस्थान में है रावत भाटा, इसको याद रखेंगे। जो केंद्र है कर्नाटक में क्या है? कैगा है। गोवा में कोई केंद्र नहीं है ना। तो इस तरह से काकरापाड़ जो है, ये क्वेश्चन सीधे ना पूछ के थोड़ा घुमा के पूछे गए ये ऑप्शन, लेकिन आएगा इसी में से, ये भी बताते चले, आएगा जरूर। यदि अन्य ऑप्शन पे यदि आप चर्चा कर लेंगे तो आपका
अगला प्रश्न, नरोरा प्रसिद्ध है, तो नरोरा बताते चलें कि ये नाभिकीय ऊर्जा के लिए वही परमाणु संयंत्र, ठीक है ना। नरोरा कहाँ है, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, इसको याद रखेंगे। सूती वस्त्र के लिए जो है वो सबसे अधिक जो सूती मिल है वो है मुंबई में। सीधे ना प्रश्न पूछ के तुरंत घुमाएगा, इसलिए जो इससे संभावित प्रश्न बन सकते हैं सारे ऑप्शन पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मुंबई, अहमदाबाद, ठीक है ना। अहमदाबाद को हम भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाएगा तो अहमदाबाद को। यदि उत्तर भारत का पूछेगा तो कानपुर को, ठीक है ना, उत्तर भारत। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछता है तो तमिलनाडु में है वो कोयम्बटूर है, इसको भी याद रखेंगे। अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन थोरियम, थोरियम क्या होती है। थोरियम एक परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाली एक धातु होती है। थोरियम जो है वो मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है, जो कि केरल के तट पे, ठीक है ना। केरल तट पे जो बालू मिलता है, यहाँ पर बालू मिलता है केरल के तट पे, तो यहाँ पे उसी से मोनाजाइट होता है, ठीक है ना, मोनाजाइट। और उसी से प्राप्त किया जाता है मोनाजाइट, और उसी से प्राप्त किया जाता है थोरियम। इसका भी जो है उपयोग परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। बताते चले, सीधे सीधे यूरेनियम की बात की जाएगी तो यूरेनियम जो है वो जादूगुड़ा पूछता, ये भी पूछ देता है जादूगुड़ा की खान कहाँ है, तो जादूगुड़ा की खान जो है वो झारखंड में है, और यहाँ से यूरेनियम सीधे सीधे यूरेनियम ही प्राप्त किया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई या मुंबई उच्च भी कभी कभी पूछ देता है। देखिए यहाँ पे बहुत शुद्ध हिंदी का प्रयोग करता है, तो बॉम्बे हाई या मुंबई उच्च। बॉम्बे भी यहाँ पूछते तो बॉम्बे हाई क्या है या बॉम्बे मुंबई उच्च क्या है, तो ये पहले बताते चलें कि ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, नाम से ये स्पष्ट है। और ये क्या है, यहाँ पे पेट्रोलियम का खनन किया जाता है, इसे याद रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न है कि मणिकरण क्या है। मणिकरण कभी कभी यहाँ नौ का भी प्रयोग कर देगा, तो अब ध्यान दीजिएगा, शब्द एक ही है। यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी, मतलब पृथ्वी के भीतर क्या होता है, जो गर्म लावा है उसमें एक तरफ से हम पाइप डाल के और दूसरी तरफ से इसको पाइप को हम निकालते हैं ना ऐसे, तो यहाँ से बहुत हीट होकर बहुत झटके से पाइप निकलता है, और यहाँ पे हम टरबाइन मशीन लगा के हम जो है वो उत्पन्न करते हैं, इससे बिजली भी बनाते हैं ना। तो ये बताते चले मणिकरण जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, इसको याद रखेंगे। अन्य थोड़ा सा आपको बताते चले, जैसे एक पूछता है पूगा घाटी। पूगा घाटी जो है वो लद्दाख में है स्थित है, और यह भी यहाँ पर भी उसका ये जो भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए और बताते चले, एक है ताता पानी, याद रखेंगे ताता पानी, तो ये भी बता दें आपको, ये छत्तीसगढ़ में है, इसको भी आप याद रखेंगे। सालबर्दी एक और इस केंद्र है जो कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में है। नर्मदा घाटी मतलब यहाँ पर एमपी और यहाँ पर एमएच महाराष्ट्र, ये दोनों के बॉर्डर पे एक जिला स्थित है, और यहीं पर जो है वो सालबर्दी जो है वो गर्म पानी का स्रोत है। तो ये भी जियोथर्मल यहाँ भी ऊर्जा बनने की संभावना है। एक प्रश्न और भी पूछ देता है कि सौर ऊर्जा में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है, तो उसको आप याद रखेंगे, राजस्थान है। राजस्थान सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन करता है। बाबा बुदन की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं वो लॉ के लिए प्रसिद्ध है, और ये कर्नाटक राज्य में, इसको आप याद रखेंगे, कर्नाटक राज्य में। अन्य ऑप्शन पे तो इसका सही उत्तर हो गया लॉयस के लिए प्रसिद्ध है। अन्य ऑप्शन पे थोड़ा चर्चा की जाए तो अभ्रक के लिए क्या है, ये जो बिहार और झारखंड का जो जिला है, जैसे इधर गया हो गया, हजारीबाग, गया हजारीबाग की जो पेटी है, ये भारत में सबसे अधिक जो है वो अभ्रक का उत्पादन करती है, और भारत जो है वो प्रथम स्थान पे है, अभ्रक के उत्पादन प्रथम स्थान रखता है।